हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है सेल, कोशिका। और सेल का आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन हमने लास्ट में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट और बताने हैं उसमें। फिर हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मॉडल्स दिए गए थे, जिसमें एक तो आता है बेटा रॉबर्टसन का इकाई मॉडल, एक आता है डैनियल डेप्सन का सैंडविच मॉडल, एक आता है इसके अंदर सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल। सबसे बेहतरीन और सबसे जो फाइनली जो मत दिया गया था उसका नाम है तरल मोजेक मॉडल, जिसके बारे में 1972 में सिंगर एवं निकोलसन ने बताया था। ये चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की यदि हम बात करें, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, बाकी मैक्सिमम इसमें लिपिड और प्रोटीन ही होता है। लिपिड के रूप में इसमें फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। लिपिड के रूप में क्या पाए जाते हैं? फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन का ही अगला पार्ट है ये। तो लिपिड के रूप में क्या पाए जाते हैं बेटा? फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। लिपिड के रूप में फॉस्फोलिपिड उपस्थित होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो दो लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं, दो परतों के रूप में पाए जाते हैं। ये दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं, दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। दो सतह कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखना, एक तो इसका होता है ध्रुवीय सिरा, पोलर एंड, जो कि बाहर की ओर होता है, और एक होता है इसका हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो होता है, इसको जल भीरु कहते हैं। वो पुच्छ सिरा जो होता है वो अंदर की ओर होता है। किधर की ओर होता है? अंदर की ओर होता है। तो इसमें एक तो पोलर ध्रुवीय सिरा पाया जाता है, पोलर एंड होता है। पोलर एंड जो होता है, याद रखना, ये बाहर की ओर होता है। ध्रुवीय सिरा जो होता है बेटा वो आउटर साइड में होता है। और इसका जो दूसरा सिरा होता है, जिसको आप जल भीरु सिरा कहते हैं, जल भीरु सिरा कहा जाता है, या इसको हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। ये कहां पर होता है? इनर साइड में होता है। ये अंदर की तरफ होता है। किधर होता है? अंदर की तरफ होता है। तो याद रखना, जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, उस फॉस्फोलिपिड में दो लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर लेयर बाहर की ओर होती है, आउटर साइड में होती है, और इनर लेयर जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जो होता है वो जलीय वातावरण में कैसी रहती है? हमेशा सुरक्षित रहती है। और इसके अलावा फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन में याद रखना, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसके अलावा और क्या पाया जाता है? इसके अलावा फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन बनी होती है, उस फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में कुछ मात्रा में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्टेरॉल भी होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कुछ बायोकेमिकल रिसर्च हुए थे, जिससे ये पता चला है कि कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो स्टार्टिंग में तो फास्फोलिपिड के बारे में बताया था, बाद में बताया था कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मैं पहले भी लिख चुका हूं। तो कुछ मात्रा में मेनली क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट भी होता है। डायग्राम हमने देख लिया था लास्ट में। सिंगर एंड निकोलसन का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे अपन बात करें आरबीसी, एक आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी पाई जाती हैं उसमें लगभग 52% प्रोटीन होती है और 40% क्या होता है? लिपिड होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो मनुष्य की आरबीसी है
मनुष्य आरबीसीज के अंदर यदि अपन बात करें तो 52% मात्रा में तो क्या होता है, प्रोटीन प्लस 40% मात्रा में क्या पाया जाता है, इसके अंदर लिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिपिड। कुछ मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। हालांकि इसमें प्रोटीन भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अपना परिधीय प्रोटीन और एक कौन सी होती है, आंतरिक प्रोटीन होती है, जो कि पूर्ण रूप से झिल्ली में धसी हुई रहती है। तो प्रोटीन भी इसमें दो टाइप की बताई थी मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर। प्रोटीन जो होती है वो भी दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है परिधीय प्रोटीन, जिसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, जो कि बाहर की ओर होती है, रखना परिधीय प्रोटीन होती है, झिल्ली की सतह पर उपस्थित होती है। ये झिल्ली की सतह पर उपस्थित होती है, फाउंड इन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्ली की सतह पर पाई जाती है। और एक दूसरी होती है बेटा, उसको कहते हैं अंगभूत प्रोटीन। अंगभूत प्रोटीन या इसको कहा जाता है आंतरिक प्रोटीन। इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अंगभूत प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन जो होती है वो पूर्ण रूप से झिल्ली में धसी हुई रहती है, पूर्ण रूपेण मेम्ब्रेन एम्बेडेड होती है, मेम्ब्रेन में धसी हुई रहती है। पूर्ण रूप से याद रखना, मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई रहती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन की अंगभूत प्रोटीन, जिसको इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बेहतर मॉडल हमने पढ़ लिया था, 1972 में दिया था, सिंगर व निकोलसन ने दिया था। और सिंगर व निकोलसन ने यही बात बताई थी फाइनली कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड दो लेयर्स के अंदर होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जो होता है वो झिल्ली की सतह पर बाहर की तरफ होता है, और एक जो आंतरिक परत होती है वो अंदर की तरफ होती है। आउटर सिरा बाहर की ओर होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, जिसको आप कह सकते हैं जल प्रेमी। और जो दूसरा वाला सिरा होता है वो अंदर की ओर धसा रहता है, जिसको जल भीरू सिरा कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो 1972 में फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था, उसके अनुसार लिपिड की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखना लिपिड की प्रकृति सेमी लिक्विड होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं अर्ध तरल। और अर्ध तरल प्रकृति के कारण ही फॉस्फोलिपिड दूसतह के भीतर प्रोटीन जो होता है वो पार्श्विक गति करता है, यानी अर्ध तरल प्रकृति होती है किसकी? फॉस्फोलिपिड की। जब फॉस्फोलिपिड सेमी लिक्विड अवस्था में होगा तो उसके अंदर प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? लेटरल मोशन देता है, पार्श्वी गति करता है, इधर उधर मूवमेंट करता है। तो नोट लगा के मैं पॉइंट लिख रहा हूं, सिंगर व निकोलसन के तरल मोजेक मॉडल, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार फॉस्फोलिपिड के अनुसार फॉस्फोलिपिड की अर्ध तरलीय प्रकृति, जिसको आप कह सकते हो सेमी लिक्विड नेचर, सेमी लिक्विड नेचर, अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण, अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह
यानी वाइलेयर द्यू सतह के, जो वाइलेयर होती है उसकी द्यू सतह के भीतर प्रोटीन जो होता है वो पार्श्वीय गति करता है। पार्श्वीय गति करता है, लेटरल मोशन करता है। क्या काम करता है? लेटरल मोशन करता है। और झिल्ली के भीतर हालांकि जो गति करने की कैपेसिटी है, गति करने की क्षमता है, वो उसकी लिक्विडिटी पर निर्भर करती है, तरलता पर निर्भर करती है। झिल्ली के भीतर, झिल्ली के भीतर जो गति करने की क्षमता है, जो गति करने की क्षमता है वो किस पर डिपेंड करती है? तो याद रखना वो तरलता पर निर्भर करती है। तो झिल्ली की तरलता पर निर्भर करती है, डिपेंड्स अपॉन लिक्विडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। इस झिल्ली की तरलता पर निर्भर करती है। और झिल्ली की जो तरलीय प्रकृति होती है बेटा, झिल्ली की जो तरलीय प्रकृति होती है, मेम्ब्रेन की जो लिक्विड नेचर होता है, उस तरलीय प्रकृति के कुछ कार्य हैं। फंक्शन ऑफ लिक्विड नेचर मेम्ब्रेन। जैसे क्या काम है? कोशिका वृद्धि। जैसे क्या काम है? कोशिका वृद्धि, यानी सेलुलर ग्रोथ के लिए जरूरी है ये। कोशिका वृद्धि के लिए जरूरी है। इसके अलावा अपन बात करें तो अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण करती है। अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण करती है। इंटरसेलुलर कनेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर कनेक्शंस, अंतर कोशिकीय संयोजनों का निर्माण करती है। और क्या काम करती है ये? श्रवण सीक्रेशन का काम करती है। श्रवण का काम भी होता है, सीक्रेशन का काम करती है, श्रवण करती है। सेल डिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। सेल डिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सेल डिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये लिक्विड प्रकृति होती है ना, इसकी वजह से ऐसा होता है। ये सारे कार्य हैं। इसको जीव द्रव्य झिल्ली भी कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इनका मेन कार्य होता है अणुओं का परिवहन करना। कल मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की विशेषता होती है सेलेक्टिव परमिएबल, चयनात्मक पारगम्यता, अर्थात उपयोगी पदार्थों का चयन करती है, अनुपयोगी पदार्थों का नहीं, जिसको कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, चयनात्मक पारगम्यता कहते हैं। यानी सबसे मेन काम होता है इसका अणुओं का परिवहन होता है। जो जीव द्रव्य झिल्ली एक ही बात है, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेटा वो एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है, याद रखना। निष्क्रिय भी होता है और सक्रिय भी होता है। तो अणुओं का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो चयनात्मक पारगम्यता के द्वारा होता है।
इस गुण को क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? चयनात्मक पारगम्यता कहा जाता है। तो सेलेक्टेबल परमिएबिलिटी के द्वारा क्या होता है? अणुओं का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसमें क्या होता है? कुछ अणु तो बिना एनर्जी के झिल्ली से होकर गुजर जाते हैं, उसको तो कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। और कुछ जो होते हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब अणुओं का जो परिवहन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। अपन एनसीईआरटी बेटा एक एक लाइन बिल्कुल ले रहे हैं, एकदम टॉपिक को ऐसे निचोड़ देना है ताकि कुछ भी नहीं रहे। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ो कि उसमें से कोई चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए। चाहे आपके सिलेबस में 10 टॉपिक है, हम 10 में से 8 ही पढ़ लो, लेकिन 8 को ऐसा पढ़ो कि उनमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत नहीं हो। याद रखना 100% कोर्स कवर नहीं होता है किसी से, चाहे 90% करो, 85 करो, लेकिन उसको ऐसा करो कि उसमें से प्रश्न गलत हमारा नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक को एकदम ऐसे निचोड़ेंगे बिल्कुल कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आ जाएगी, उसके अलावा जो भी पॉइंट बनते हैं वो सारा कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी लेवल पर जाकर के आपको गलत होने की संभावना नहीं रहे। याद रखना। तो दो टाइप्स होता है अणुओं का परिवहन, एक तो सक्रिय निष्क्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन जिसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और एक होता है सक्रिय परिवहन जिसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो निष्क्रिय परिवहन हो गया और एक क्या हो गया? सक्रिय परिवहन हो गया। निष्क्रिय परिवहन का मतलब होता है कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के ही क्या कर जाते हैं? झिल्ली से होकर के गुजर जाते हैं, यानी जिनकी परिवहन के लिए ऊर्जा आवश्यक नहीं है। परिवहन के लिए ऊर्जा, एनर्जी आवश्यक नहीं होती है, वो तो किस में आते हैं? निष्क्रिय परिवहन में आते हैं। याद रखना। और निष्क्रिय परिवहन के अंदर जो शांत प्रवणता होती है, उदासीन शांत प्रवणता होती है, उसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण के द्वारा पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। किसका होता है? पदार्थों का परिवहन होता है। यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं, एक मिनट पहले इसको चलो हटा देते हैं, पहला ही टाइप पूरा कर लेते हैं। उदासीन विलय सांद्रता के अनुसार, उदासीन विलय सांद्रता के अनुसार, या सांद्र प्रवणता कह सकते हैं इसको, सांद्र प्रवणता भी कह सकते हैं। सांद्र प्रवणता के अनुसार जो मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो याद रखना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण विधि द्वारा झिल्ली से होकर के आते हैं। कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा होता है। वाई डिफ्यूजन मेथड, कौन सी विधि के द्वारा आते हैं? विसरण विधि के द्वारा आते हैं। तो उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब जाते हैं तो उसमें इतना एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको अपन निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। और जल जो जाता है ना उस झिल्ली से, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही जाता है। जल इस झिल्ली से
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही गमन करता है, कंसंट्रेशन की ओर गमन करता है। और जो ये वाटर फ्लो होता है, जल का प्रवाह जो होता है विसरण के द्वारा, इसी को हम परासरण कहते हैं। तो यार विसरण द्वारा जल का प्रवाह, विसरण द्वारा जल का प्रवाह क्या कहलाता है बेटा? परासरण कहलाता है। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ आयंस या अणुओं का झिल्ली से होकर, मेम्ब्रेन से होकर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो उसकी सांद्रता प्रवणता जो होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है, उसके विपरीत होता है, यानी उसके अपोजिट होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर। और जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आयनों या अणुओं का मेम्ब्रेन से होकर के ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसके लिए एनर्जी आवश्यक होती है। ये मैकेनिज्म एनर्जी लेवल का होता है, ऊर्जा आधारित होता है। इसमें एटीपी का यूज होता है बेटा, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसको सक्रिय परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में काम करता है, जिसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन पंप होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं, जो कि नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं, तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक होते हैं। तो वो किसकी वजह से होगा? उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, उसे सक्रिय परिवहन के नाम से जानते हैं। तो कुछ आयनों तथा अणु, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, आयनों तथा अणुओं का परिवहन झिल्ली से सांद्रता प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होता है। कैसे होता है? विपरीत होता है, अपोजिट होता है। अर्थात हम बात करें, अपोजिट होता है, अर्थात इस प्रकार परिवहन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परिवहन हेतु एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, याद रखना। इसलिए, और इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तथा एटीपी का उपयोग होता है। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की इकाई है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा उपयोग में आती है, एटीपी का उपयोग होता है, और इसी को हम कहते हैं सक्रिय परिवहन। क्या कहते हैं इसको? सक्रिय परिवहन कहते हैं। इसे सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम पोटेशियम आयन, जैसे सोडियम पोटेशियम आयंस पंप, जो कि तंत्रिका आवेगों के संचरण में भी आवश्यक होते हैं आयन। तो ये दोस्तों क्या हुआ? हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। क्या हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो वाला पार्ट था ना, उसकी बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है, याद रखना। अब एक पॉइंट आता है जीव द्रव्य
जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यानी सेल के अंदर भरा हुआ द्रव्य बेटा और केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बताओ? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य जो नाम दिया था वो पुरकिंजे ने दिया था। किसने नाम दिया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था, याद रखना। बॉन और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डोजार्डिन ने की है। किसने खोज की है? डोजार्डिन ने। एक वैज्ञानिक थे हक्सले। हक्सले के अनुसार, हक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार नाम दिया है। जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं बताओ? किसको कहते हैं? याद रखना, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। इसमें नाइक्लोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऑर्गेनिक, इर्गोनिक, सॉल्ट वगैरह, वाटर वगैरह सभी चीज पाई जाती हैं। ये सेल्स को पोषण देता है। क्या काम करता है ये? सेल्स को पोषण देता है। ये सेल्स को पोषण देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है बताओ? प्रोटोप्लाज्म करता है। हक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा है। खोज डोजार्डिन ने की थी और पुरकिंजे ने नाम दिया था। और कोशिका का जो समजीवित भाग है उसको जीव द्रव्य नाम दिया है बॉन मोहिल ने। किसने नाम दिया है? बॉन मोहिल ने नाम दिया है। अगर हम बात करें कि इसका संगठन क्या क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये तो कहलाता है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जो है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। और दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। संगठन की बात करें हम कि इसमें कंपोजिशन के अंदर क्या क्या होता है, तो संगठन में एक तो प्रोटीन पाई जाती है। इसके अंदर प्रोटीन से ज्यादा इसमें जल पाया जाता है। सबसे पहले तो याद रखना, जल फर्स्ट नंबर पर। अब जल 70% हो सकता है, 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है। तो लगभग अपन ये मान सकते हैं कि 75 से 85% तो वाटर होता है। सेकंड नंबर पर प्रोटीन। प्रश्न आता है कि सेकंड नंबर पर जीव द्रव्य का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है? प्रोटीन होता है, लगभग 7 से 9% पाया जाता है। फिर एक आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हालांकि कम होती है, लगभग 2 से 2.5% के आसपास कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। लिपिड्स वगैरह भी पाए जाते हैं। लिपिड्स कितने होते हैं बेटा? तो 1 से लेकर के लगभग 1.5 इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, कुछ कार्बनिक भी हो सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? लगभग वो 1 से 1.5% होते हैं। कुछ आरएनए वगैरह भी पाया जाता है इसके अंदर, जिससे आरएनए वगैरह होता है। आरएनए हालांकि बहुत कम होता है, 0.7% होता है। डीएनए वगैरह भी होता है बेटा इसके अंदर, डीएनए होता है 0.4%। तो ये इसका क्या है? केमिकल कंपोजिशन है। यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह सब कुछ पाया जाता है। अब जल की मात्रा अलग अलग हो सकती है। जैसे जलीय पादप होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें जल 95% तक हो सकता है। और जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं शुष्क रूप में, उन बीजों की कोशिकाओं में जल कितना होता है? 10 से 15% हो सकता है। तो जल की मात्रा याद रखना अलग अलग हो सकती है। जल की मात्रा अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन बात करें कि जलीय पादप हैं, तो जलीय पादप में भी तो क्या पाया जाता है? 90-95% वाटर होगा। लेकिन वो यदि अपन बात करें कि बीज के अंदर कितना होगा जल की मात्रा, तो बीज के अंदर तो कितना होगा? मात्र 10 से 15% वाटर पाया जाता है। तो जल की मात्रा कोशिका के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बात थी दोस्तों, हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में कंप्लीट चर्चा की है और सेल मेम्ब्रेन को भी हमने इसमें कंप्लीट पढ़ लिया है।